प्यारे दोस्तों, मीता की दुनिया में आपका स्वागत है। मैट्रिक की परीक्षा संभवतः मार्च के अंतिम सप्ताह आयोजित होने वाली है। कैसी तैयारी हो रही है दोस्तों आपकी? सोच रहे होंगे कि कैसे तैयारी शुरू की जाए, है ना? अगर हाँ, तो मैं कुछ हद तक आपकी ये परेशानी दूर कर सकती हूँ। जैसा कि जैक द्वारा प्रत्येक विषय का मॉडल सेट जारी हो चुका है, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 जहां 40 मार्क्स का है और ये पूरी तरह से MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर आधारित है, जबकि टर्म 2 ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आधारित है। और मैं इस वीडियो में सोशल साइंस टर्म 2 का सेट 1 लेकर के उपस्थित हुई हूँ। लेकिन इसके पहले जानते हैं कि इस प्रश्न का प्रारूप कैसा होगा। जैसा कि ये फुल मार्क्स 40 मार्क्स का है और टाइम आपको 1.5 घंटे का मिलेगा, यानी 1.5 घंटे में सभी प्रश्न का जो है वो उत्तर देना है। कुल प्रश्न इसमें 19 रहेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 7 तक वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है और आपको 1 से 7 यानी कुल 7 प्रश्न में 5 प्रश्न का उत्तर देना है और एक वाक्य यानी एक पंक्ति में आप उसका उत्तर जो है वो आप खत्म कर सकते हैं। और इसका 2 मार्क्स है, यानी 10 अंक का वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है। उसके बाद आता है शॉर्ट आंसर यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देना है और सभी प्रश्न के जो है वो 3 अंक है, यानी 15 अंक। तो 10 और 15 हो गए कितने? 25 अंक। बाकी प्रश्न जो है वो दीर्घ उत्तरीय होगा, जिसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का जो मान है वो 5 अंक का है, यानी 5 गुना 3 ये कितना हो गया? 15 अंक। तो इस प्रकार कुल हो गए ना 40 अंक। तो चलिए आज मैं इस YouTube वीडियो में सोशल साइंस में जो इकोनॉमिक्स पोर्शन है, अर्थशास्त्र का जो पोर्शन है और उसमें क्या क्या क्वेश्चंस है उसके उत्तरों की यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी। आप अंत तक इस वीडियो को देखें, लेकिन हाँ, इसके पहले आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं। एक बात और कि इसमें मैंने बहुत ही सरल शब्दों में प्रश्नों का उत्तर लिखा है, लेकिन आप रटेंगे नहीं, आप पहले समझ लेंगे, इसको एक जगह करके डायरी में या कॉपी में लिख भी लेंगे, उसके बाद इसे अपने शब्दों में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का। इसमें मैंने सिर्फ अर्थशास्त्र के क्वेश्चंस को रखा है। सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो 2 अंक का है, उनकी चर्चा करते हैं। प्रश्न 6 में जो क्वेश्चंस है वो है मुद्रा को परिभाषित कीजिए। आपको पता है बच्चों कि मुद्रा यानी मनी का कितना अहम भूमिका है हमारे जीवन में। हम कुछ भी खरीदते हैं या अपनी जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कैसे करते हैं? मुद्रा के द्वारा। आप बाजार में कोई सामान लेने जाते हैं तो क्या बिना पैसे के आपको वो क्या सामान मिल सकता है? कतई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? सिर्फ एक वाक्य में आपको देना है। यहाँ मैंने लिखा भी है कि मुद्रा धन का वह रूप है जिससे हम अपने दैनिक जीवन में होने वाली आवश्यकताओं को लेन देन अर्थात क्रय विक्रय के माध्यम से करते हैं। है ना आसान? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? उदारीकरण यानी उदार। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है कि सरकार उन नियमों को या प्रतिबंधों को हटाती है या ढील देती है जिससे आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिले। यानी कोई भी कंपनी जो है कारखानाएं खोलती है या उत्पादन कार्य करती है
तो उसके पहले उसको सरकार के जो व्यापार के नियम हैं या जो शर्तें हैं उनका पालन करना पड़ता है। उदारीकरण में क्या होता है कि सरकार उन नियमों को या जो प्रतिबंध है उसको या तो हटाती है या थोड़ी सहूलियत देती है, थोड़ी ढील देती है, जिससे आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिल सके। तो यहाँ पर मैंने उत्तर लिखा है, आप झटपट इसे कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। उदारीकरण का अर्थ सरकार द्वारा उन अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटा देना या ढील देना है जिससे आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिले। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब ये आ गया आपके सामने 3 अंक का प्रश्न, शॉर्ट आंसर, लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है प्रश्न, चलिए हम देखते हैं। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? बच्चों, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये अर्थशास्त्र का चैप्टर 4 से है ये क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ती है, और ये जोड़ना या ये जो जुड़ाव होता है वो आयात निर्यात के द्वारा होता है। तो उसी को मैंने यहाँ क्या लिखा है कि विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का परस्पर जुड़ाव वैश्वीकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में, किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करना वैश्वीकरण है। इस प्रकार वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व एक एकल बाजार बन जाता है। यहाँ एकल बाजार मतलब बाजार का यहाँ पर क्या हो गया, विस्तृत रूप बन गया। क्योंकि आप कहीं भी आज आप सामान्य आप कोई मोबाइल की दुकान में चली जाइए, आप वहाँ पर आप डिफरेंट आप मोबाइल की कंपनी आप देखेंगे, और उसके बाद क्या है कि आपका जैसा आप चॉइस हो, आपको जिस तरह चयन करते फिर वैसा खरीदते हैं। तो सर मोबाइल की क्यों, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चले जाइए, कोई कपड़े के दुकान में चल जाइए, तो वहाँ विभिन्न ब्रांड के कपड़े आपको मिल जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये वैश्वीकरण के कारण ही ऐसा संभव है। तो इससे क्या होता है कि संपूर्ण विश्व जो है वो एक एकल बाजार बन जाता है, और इस बाजार को आगे बढ़ाने में किसका अहम योगदान है, वो है बहुराष्ट्रीय कंपनी का अहम योगदान है। साथ में इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से परस्पर निर्भर हो जाते हैं, रोजगार के नए अवसर सृजन होते हैं, श्रमिक भी एक देश से दूसरे देश में आवागमन कर सकता है, विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलता है। जब अर्थव्यवस्थाएं, देश की विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं आपस में व्यापार करती है, आयात निर्यात करती है, तो इससे क्या फायदा होता है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलता है। विदेशी व्यापार का रूप जो है वो विस्तृत होता है, और विदेशी व्यापार का बढ़ना क्या कहलाता है, एक आर्थिक विकास का सूचक है, देश की उन्नति का सूचक है, एक समृद्ध देश का सूचक है। तो ये सारे जो है वैश्वीकरण के फायदे हैं। उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है वो समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करता है? तो चलिए इसके उत्तर को जानते हैं। साधारणतया 2 प्रकार के लोग बैंक में जाते हैं। एक वे जिनके पास अतिरिक्त धन होता है जिसे वे बैंक में जमा करते हैं, तथा दूसरे वे जिन्हें धन की आवश्यकता होती है। बैंक इन दोनों प्रकार के लोगों के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। जिनके पास अतिरिक्त मुद्रा होती है, बैंक उनकी जमा का 15% अपने पास तरल रूप में रखकर बाकी जमा को जरूरतमंद लोगों को ऋण के रूप में दे देता है। बैंक ऋणदाताओं से ब्याज की दर ज़्यादा वसूलते हैं, जबकि जमाकर्ताओं को ब्याज की दर कम देते हैं। इस प्रकार बैंकों की मध्यस्थता से सर्व वर्गों का कल्याण हो जाता है और बैंक को भी आय प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार इन तरीकों से बैंक जो है वो क्या करता है, जरूरतमंद लोगों के बीच जो है वो मध्यस्थता का काम करता है, उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करता है और बैंक की आय में भी वृद्धि होती है। चलिए अब हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14,
विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के किन्हीं दो उद्देश्य को लिखें। आपको इसमें दो उद्देश्य को लिखना है। सबसे पहला कि ये जो विश्व व्यापार संगठन जो है वो 1995 में बना था और इसका क्या उद्देश्य था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये किन देशों की पहल पर हुआ? तो ये विकसित देशों की पहल पर इसे शुरू किया गया। अब चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लिखते हैं कि WTO के प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसमें दो मुख्य उद्देश्यों को पूछा गया है। तो दो मुख्य उद्देश्य क्या है? एक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। इसमें क्या होता है कि विश्व व्यापार संगठन के द्वारा एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना आसान हुआ है। दूसरा है जीवन स्तर में वृद्धि करना। ये कैसे संभव है? जैसे कि WTO के जरिए हम क्या करते हैं कि उत्पादित जो वस्तुओं के आयात और निर्यात से उत्पादक को सही मूल्य और उपभोक्ताओं के पास विकल्प मौजूद होते हैं। अभी मैंने कहा ना कि आप कहीं पर आप जाओ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होता है कि आप कहीं पर जाओ, कोई भी वस्तु आपके पास आपको लेनी हो तो आपके पास बहुत सारे वस्तु हैं, उसमें आप अपने बजट के अनुसार उस वस्तु का चयन कर सकते हैं, उसे खरीद सकते हैं। यानी कि ये क्या करता है कि बहुत सारे वस्तुओं का विकल्प हमारे सामने रखता है और अब हम अपनी हैसियत के अनुसार, हम अपनी चॉइस के अनुसार उसको परचेज कर सकते हैं। तो एक तरह से क्या है कि ये उत्पादक को सही मूल्य और उपभोक्ताओं के पास विकल्प मौजूद होते हैं, जिससे जीवन स्तर में सुधार होता है। तो ये क्वेश्चंस भी हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 अंक का है उसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना करें। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज किसी भी देश वो विकसित है या अल्प विकसित है, ये उस देश के प्रति व्यक्ति आय या उस देश का जो राष्ट्रीय आय है उससे पता चलता है। तो मुद्रा इसमें अहम भूमिका निभाती है। तो उसी का उत्तर इसमें लिखा गया है। बहुत ही सरल और आसान से शब्दों में आप इसे कॉपी में एकदम झटपट उतार लें। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मुद्रा की सहायता से हम किसी भी वस्तु को खरीदने या बेच सकते हैं। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका है, इसे निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है। सबसे पहले वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करता है। दोस्तों जैसे आपको पता है जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो जो लेन देन था, वस्तु का जो लेन देन था वो किस पर आधारित थी? वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। और आपको पता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए क्या होना चाहिए था? जो सबसे पहली शर्त थी वो क्या था? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का होना जरूरी था, जो बहुत ही जटिल कार्य था। तो ऐसे में जब मुद्रा का आविष्कार हुआ, जब मुद्रा का प्रयोग हुआ, तो उससे जो वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाइयां हैं वो दूर होने लगी। तो ये एक मुद्रा का एक लाभ हुआ। दूसरा क्या है कि पूंजी को गतिशीलता प्रदान करता है। पूंजी की गतिशीलता को बढ़ाने में मुद्रा का अहम भूमिका है, क्योंकि ये धन को उन व्यक्तियों के हाथों सौंपती है जो उत्पादन का प्रसार कर सके और निवेश कर सके। यानी कि जो पूंजीपति है उनके पास धन आता है और जिससे कि वे क्या करते हैं, अपना कोई जो है वस्तु का उत्पादन, किसी वस्तु विशेष का उत्पादन करते हैं, जिससे क्या होता है? निवेश भी बढ़ता है। आगे, मुद्रा समाज की आर्थिक उन्नति का सूचक है। ये बिल्कुल सही है कि जैसे ही क्या है कि उत्पादन का रूप जैसे ही विस्तारित होता है, उत्पादन बढ़ता है, तो हम उसे क्या करते हैं? दूसरे देशों में भी वो उसको निर्यात करते हैं। तो इससे क्या होता है? विदेशी मुद्राएं प्राप्त होती है और जहां विदेशी मुद्राएं अधिक होती है वो देश क्या कहलाता है? समृद्ध देश कहलाता है, डेवलप्ड कंट्री कहलाता है। आगे है कि श्रम विभाजन प्रणाली में प्रोत्साहन करता है। यदि मुद्राएं नहीं होती तो उत्पादन कार्य में तेजी आना संभव नहीं था और न ही कोई व्यक्ति किसी वस्तु विशेष का उत्पादन करने में दिलचस्पी दिखाता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देश का राष्ट्रीय आय हो, बजट संबंधी ज़रूरतें या व्यापार का प्रसार
किसी देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने में मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अर्थशास्त्र के जो क्वेश्चंस हैं उसको समझने में मदद किए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें। अगले वीडियो को लेकर मैं बहुत जल्द उपस्थित होंगी। तब तक टाटा, बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से मन लगाकर पढ़ें।